सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ HD से मैं हूँ आमिना असलम और मैं हूँ हुदा शाह। आप हमें YouTube पर लाइव भी देख सकते हैं youtube.com/24 News HD। खुफिया सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय महफूज कर ली है। तो आपको बता रहे हैं सेनेट इलेक्शन में वोटिंग ओपन होगी या खुफिया। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय महफूज कर ली है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। सेनेट इलेक्शन वोटिंग ओपन कराने के हवाले से समाअत जारी थी, जिसपे इस्तफसार भी किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय अपनी महफूज कर ली है। अमानत गिशकोरी हमारे साथ मौजूद है। अमानत, बताएगा समाअत का अहवाल। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने से मुतालिक जो सदारती रेफरेंस दायर किया गया था, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो राय है वो महफूज कर ली है। हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से राय तलब की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट राय दे कि सेनेट का जो इलेक्शन है वो आइन के तहत होता है या कि कानून के तहत। और अगर जो है वो आइन के तहत अगर सेनेट इलेक्शन होता है तो फिर बैलेटिंग जो है वो खुफिया होगी। ताहम अगर आइन के तहत नहीं होता तो फिर सेनेट के जो इंतखाबात हैं वो ओपन बैलेट से कराए जा सकते हैं। तो आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने आज समाअत मुकम्मल हुई है सदारती रेफरेंस पे। 20 रोज ये केस चलता रहा है, 20 समातें इस केस की मुकम्मल हुई हैं। आज अटार्नी जनरल ने आज अपना जवाबुल जवाब जो है वो मुकम्मल किया। इसके अलावा जो दीगर फरीकैन थे, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान समेत पाकिस्तान बार कौंसल और दीगर जो बार कौंसल हैं वो भी इस सदारती रेफरेंस में फरीक बनी थी और उनके वकला की जानिब से भी दलाइल दिए गए। और आज जो है वो तमाम वकला के जब दलाइल मुकम्मल हुए तो अदालत ने आप जो अपनी राय है वो महफूज कर ली है। 23 दिसंबर को गुज़िश्ता बरस हुकूमत की जानिब से सदारती रेफरेंस दायर हुआ था, जिसमें राय तलब की गई थी कि सेनेट के जो इंतखाबात हैं वो ओपन बैलेट से करवाए जाएं। 23 दिसंबर को जब रेफरेंस दायर किया गया था तो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस जो है रवां बरस 4 जनवरी को पहली समाअत हुई थी इस रेफरेंस पर। और सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस पर बाकायदा समाअत का आगाज़ किया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का ये 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था, जिसने सदारती रेफरेंस पर समाअत की है। और इस बेंच में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के अलावा जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस उमर बंदियाल, जस्टिस जाजुल एहसन और जस्टिस याह्या अफरीदी 5 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा थे। और जजेस की जानिब से मुख्तलिफ जो वकला हैं उनसे इस्तफसार भी किया गया और कानून और आइन से मुतालिक जो दलाइल थे वो भी तलब किए गए। और तहरीरी तौर पर भी कुछ वकला ने अदालत को दलाइल जमा करवाए थे। अटार्नी जनरल ने ओपन बैलेटिंग की हिमायत की थी, जो कि हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे। इसके अलावा जो फरीकैन थे उन्होंने खुफिया बैलेटिंग पर दलाइल दिए थे और खुफिया बैलेटिंग के हवाले से जो मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की मिसालें थी, जो नज़ीरें थी, वो भी अदालत में दी गई थी। और अदालत ने तमाम जो वकला थे उनकी दलाइल सुनने के बाद आज जो है वो अपनी राय जो है वो महफूज कर लिए है। और ये राय जो है अदालत मुनासिब वक्त पर सुनाएगी। अदालत की जानिब से कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया कि कब राय जो है अदालत सुनाएगी। ताहम अब जो है ये राय अदालत की जानिब से महफूज कर ली गई है। ये अहम केस जो है सदारती रेफरेंस का सेनेट इंतखाबात का 3 मार्च को जो है इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर रखा है। 3 मार्च को सेनेट के इंतखाबात होने हैं। इससे कबल हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से ये राय तलब की थी और हुकूमत की जानिब से एक आर्डिनेंस भी जारी इस हवाले से किया जा चुका है। इलेक्शन तरमीमी आर्डिनेंस जो है वो हुकूमत ने जारी कर रखा है, जिसके तहत सेनेट इंतखाबात जो हैं वो ओपन बैलेट से करवाए जा सकेंगे। ताम हुकूमती जो आर्डिनेंस है वो सुप्रीम कोर्ट की राय से मशरूत रखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की राय आने के बाद आर्डिनेंस जो है उस पर अमल दरामद शुरू होगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट की जो राय है वो अहम होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अब राय देनी है कि सेनेट इंतखाबात जो हैं वो ओपन बैलेट से होंगे या फिर खुफिया राय शुमारी से, जिस तरह इससे पहले होते आ रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान LOC सीज़फायर पर इत्तफाक हुआ है। DGMOs के दरमियान हॉटलाइन के मौजूदा मैकेनिज्म के हवाले से राब्ता हुआ। देरपा और बाहमी मुफादे अमन की खातिर दोनों इतराफ का कोर इशूज और तहफ़्फ़ुज़ात को हल करने के लिए भी इत्तफाक हुआ है। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है, पाक भारत DGMOs की गुफ्तगू अच्छे माहौल में हुई। पाकिस्तान और भारत मुत्तफिक हैं हॉटलाइन के मौजूदा मैकेनिज्म को मौसर बनाया जाए। 2018 में सीज़फायर खिलाफ वर्जियों से सबसे ज्यादा जानी नुकसान हुआ। 2019 में सबसे ज्यादा सीज़फायर की खिलाफ वर्जियां की गईं। बनाने के लिए दोनों साइड्स
متفق ہیں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کا ارادہ کیا ہے. ان کی تفصیلات کچھ ایسے ہے کہ 2003 کے بعد اگر اب تک ہم دیکھیں تو ٹوٹل سیز فائر وائلیشنز تقریباً 13,500 سے زیادہ ہیں اور اس دوران 2003 سے اب تک 310 شہری شہید ہو چکے ہیں جبکہ 1600 زخمی ہوئے. اور لیکن اس کا جو تناسب رہا 2003 سے 13 تک کی جو فگرز ہیں سیز فائر وائلیشنز کی اور کیجولٹیز کی اور 2014 کے بعد جو سیز فائر وائلیشنز اور کیجولٹیز ہیں ان میں بہت زیادہ فرق ہے. 92% جو یہ میں نے آپ کو فگرز بتائے ہیں اس میں سے 92% سیز فائر وائلیشنز 2014 اور 21 کے درمیان ہوئی ہیں. اور اگر ہم اس میں صرف فگرز لے لیں خواتین اور بچوں کے ہی تو وہی پچھلے 4 سال میں تقریباً 49 خواتین شہید ہو چکی ہیں, 313 زخمی ہوئی اور 36 معصوم بچے بھی اس دوران شہید ہوئے. اور جیسے میں اسٹیٹسٹکس اس کے شیئر کرتا رہتا ہوں 2019 جو ایسا سال تھا جس میں سب سے زیادہ سیز فائر وائلیشنز ہوئیں اور 2018 میں میکسیمم کیجولٹیز ہوئی تھیں. سو یہ 2014 کے بعد بہت سپائک آئی تھی. سو اب جو یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے دونوں ڈی جی ایم اوز کے درمیان یہ اتفاق ہوا ہے کہ وی ہیو ٹو ناؤ implement the understanding of 2003 on ceasefire in the letter and spirit. بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ڈسکا الیکشن مہم کے دوران ہوائی فائرنگ کی ایک اور ویڈیو منظر عام پر آ گئی. پی ٹی آئی امیدوار کی موجودگی میں فائرنگ کے بعد لیگی کیمپ بھی پیچھے نہ رہا. نون لیگ کے بینرز کے سائے تلے نامعلوم شخص نے بھی ہوائی فائرنگ کی. فوٹیج میں فائرنگ کرنے والے کا چہرہ نظر نہیں آ رہا. تو آپ کو بتا رہی ہیں ڈسکا الیکشن مہم کے دوران ہوائی فائرنگ کی ایک اور ویڈیو منظر عام پر آ گئی ہے. میاں اشفاق سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. میاں اشفاق اپڈیٹ کیجیے گا ہمیں. بالکل یہ ڈسکا کا اہم کا علاقہ ہے جسے دونوں پارٹیز کی جانب سے میدان جنگ کہا گیا تھا اور وہ میدان جنگ جس کو ہم جو ہے وہ مسلسل رپورٹ کرتے رہے کہ یہ ڈسکا واقعی میدان جنگ ہے. اب سے پہلے تک جو ہے وہ ویڈیوز منظر عام پر آ رہی تھی جس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں مبینہ طور پر ان کے حوالے سے یہ بات سامنے آ رہی تھی. لیکن اب یہ مسلم لیگ نواز کے کیمپ کے حوالے سے بھی فوٹیج سامنے آ رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جدید اسلحے کے ساتھ نوجوان جو ہے وہ فائرنگ کر رہا ہے جبکہ دیگر جو ان کے ساتھی اور ورکرز ہیں وہ نعرے بازی کر رہے ہیں. تو یہ وہ مناظر ہیں جو ڈسکا سارا دن ہم رپورٹ کرتے رہے فائرنگ کے مختلف واقعات جن کے متعلق دونوں فریقین ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے تھے اور ایک دوسرے پر جو ہے وہ اعتراضات لگائے جا رہے تھے کہ ان کی جانب سے فائرنگ کی جا رہی ہے. اور حقیقت حال یہ تھی کہ دونوں جانب سے یہ صورت ہم وہاں پر دیکھتے رہے اور رپورٹ بھی کرتے رہے. اب یہ اس کا عملی جو مظاہرہ ہے وہ ہمیں دیکھ ہیں کہ فلیکسز لگی ہوئی ہیں ان کے پلے کارڈ اور جھنڈے اور ساتھ موجود ہیں اور نظر آ رہی ہے کہ مسلم لیگ نواز کا کیمپ ہے اور یہاں سے جدید اسلحے کے ساتھ جو ہے وہ شدید فائرنگ کی جا رہی ہے اور ساتھیوں کی جانب سے نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے. تو یہ جی میاں اشفاق بہت شکریہ. سب نظریں الیکشن کمیشن پر. عوام کو حلقہ NA-75 پر الیکشن کمیشن کے فیصلے کا انتظار. سڑکیں سنسان ہو گئیں, لوگ ٹی وی اسکرین دیکھنے بیٹھ گئے ہیں. تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ سب نظریں الیکشن کمیشن پر ہیں. مزید تفصیلات چاند ملک سے جان لیتے ہیں. چاند بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل جو ہے یہ ابھی تھوڑی دیر تک NA-75 کا جو ہے وہ رزلٹ آنے والا ہے. تو ڈسکا شہر کی جو تمام جو سڑکیں ہیں وہ سنسان ہو چکی ہیں. لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں ٹی وی چینل کے آگے بیٹھ گئے ہیں. تو سڑکوں میں بہت کم رش جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے. لوگ جو ہیں وہ ٹی وی چینل کے آگے بیٹھ گئے ہیں اور کچھ دیر تک جو فیصلہ آ جائے گا. مسلم لیگ نون اور جو مسلم پی ٹی آئی کے جو الیکشن حال ہیں ادھر بھی کوئی بھی گہما گہمی نظر نہیں آ رہی ہے کہ کون جو ہے وہ کوئی جیتے گا اور وہ کہاں پہ جو ہے وہ کسی کو بھی فیصلے کا نہیں پتا کہ خوشیاں منانی ہیں کہ یا کیا کرنا ہے. سب جو ہے وہ اپنے اپنے جو ہے وہ گھروں میں جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ چلے گئے ہیں الیکشن کا رزلٹ دیکھنے کے لیے. چاند فیصلہ سنا دیا گیا ہے تو آپ کو بتا رہے ہیں چیف الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا ہے. تو آپ کو بتا رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر نے فیصلہ سنا دیا ہے. NA-75 ڈسکا کا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے. الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا ہے. محفوظ فیصلہ جو ہے وہ اب سنا دیا گیا ہے. چیف الیکشن کمشنر فیصلہ سنا دیا ہے. اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. چیف الیکشن کمشنر نے 5 بجے سنایا جانا تھا اور اب چیف الیکشن کمشنر نے فیصلہ سنا دیا ہے. NA-75 ڈسکا کا فیصلہ آ چکا ہے. چیف الیکشن کمشنر نے اپنا محفوظ فیصلہ
सुना दिया है। अब फैसला क्या है आपको बताएंगे। दोबारा से इलेक्शन होंगे या फिर इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया है और फैसले में कहा गया है कि हल्के में शफाफ इंतखाबात नहीं हुए हैं। ये फैसला सुना दिया गया है और डस्का का ये इलाका था NA 75 और पूरे हल्के में पोलिंग का दोबारा से फैसला सुनाया गया है। हल्के में शफाफ इंतखाब नहीं हुआ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपना ये फैसला सुना दिया और उनका कहना है कि NA 75 के पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग होगी और दोबारा पोलिंग का हुक्म जारी कर दिया गया है। तो आपको बता रहे हैं हल्के में शफाफ इंतखाबात नहीं हुआ, ऐसा कहना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। NA 75 डस्का का फैसला सामने आ गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये फैसला सुनाया है। उनके मुताबिक हल्के में शफाफ इंतखाबात नहीं हुए और अब दोबारा जो है वो इलेक्शन यहाँ से होंगे। हल्के में शफाफ इंतखाबात नहीं हुए, ऐसा कहना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। आपको बता रहे हैं NA 75 डस्का का फैसला आ गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला सुना दिया गया है जिसमें ये वाज़े कहा गया है कि पूरे हल्के में शफाफ इंतखाबात नहीं हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपना महफूज फैसला सुना दिया है और मुस्लिम लीग नून की जानिब से एतराज़ात उठाए गए थे और दरख्वास्त दायर की गई थी कि पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन जो है वो करवाए जाएं और 3 बजे ये फैसला आना था और महफूज फैसला अब सुना दिया गया है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है अपने फैसले में कि हल्के में शफाफ इंतखाब नहीं हुआ, ये साबित हो गया है, इसलिए उन्होंने हुक्म जारी किया है कि NA 75 के पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग का अमल जो है वो शुरू होगा। ज़िमनी इंतखाब हुआ था डस्का NA 75 में और हमने सारी सूरत हाल से अपने नाज़रीन को आगाह भी किया और दिन भर वहाँ जो भी सूरत हाल रही, फायरिंग के वाक़यात पेश आए और जिसकी वजह से एतराज़ात उठाए गए दोनों पार्टियों की जानिब से और इल्ज़ामात की बौछार भी की गई और मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये मुतालबा किया गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि इस हल्के के तमाम पोलिंग स्टेशन पे दोबारा जो है वो इंतखाबात करवाए जाएं, जिसकी वजह से समातें हुई और इसी हवाले से बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद चौधरी साहब, दोबारा से ये फैसला आया है और पूरे के पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म जारी किया गया है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि मुल्क की तारीख में बहुत कम ऐसे लम्हात आए हैं जिसमें इदारों ने खुसूसन इंतखाबी अमल के हवाले से बड़े जानदार फैसले लिए हों। आज का जो फैसला है ये मेरिट पर है, यकीनन इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है, लेकिन ये जुर्मबंदाना भी है। आपने देखा था कि जिस रोज इलेक्शन थे तो सुबह से फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ और वो पोलिंग के वक्त जारी रहा। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर वोटरों की लाइनें लगी हुई थी लेकिन अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। फिर बाद में प्रिजाइडिंग अफसर जो थे वो 23 के करीब वो लापता हो गए। तो ये सारे का सारा मामला जो है मशकूक हो चुका था और इसमें अपोजिशन का ये मुतालबा था मुस्लिम लीग नून का कि पूरे हल्के में पोलिंग होनी चाहिए और जितने भी गैर जानिबदार तज्ज़ियाकार थे, कानूनी माहिरीन थे, उनका भी यही कहना था कि मामला उस नहज पे आ चुका है जहाँ सिर्फ चंद पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा पोलिंग करने से मसला नहीं होगा, ये पूरे हल्के में री पोलिंग होगी। तो ये शफाफ इलेक्शन की जानिब एक बहुत बड़ा स्टेप है जो बहुत जरूरी है, उसकी खुद मुख्तारी उसकी भी बहुत बड़ी अलामत है और इसमें मैं समझता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को भी बहुत क्रेडिट जाता है कि किसी किस्म के दबाव को खातिर में नहीं लाए और मुल्क की तारीख में उन्होंने एक बहुत अहम फैसला किया है। ठीक है नवीद चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमारे नुमाइंदे ज़ीशान भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे तफसीलात पूछ लेते हैं। ज़ीशान, बताएगा मुकम्मल फैसला क्या आया है, डिटेल से बताएं। बिल्कुल, देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कमरे अदालत में पहुंच के फैसला जब सुनाना शुरू किया तो उसमें उन्होंने इस चीज़ का इकरार किया कि NA 75 डस्का में साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं हुए और वोटर्स को आज़ादी से वोट नहीं डालने दिया गया। ये वजूहात उन्होंने बताई दलाइल सुनने के बाद, और जिसपे उन्होंने ये कहा है कि अब पूरे हल्के में इस बुनियाद पे दोबारा इलेक्शन कराने का फैसला सुनाते हैं, जबकि अब नई तारीख होगी जो NA 75 डस्का में उसका भी ऐलान कर दिया गया है। 19 मार्च को री इलेक्शन करने का ऐलान कर दिया गया है। NA 75 डस्का में 19 मार्च को दोबारा इलेक्शन होगा, जबकि इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला सुनाते हुए कहा है कि 16 पोलिंग स्टेशन और 14 पे जो है बेज़ाब्तियां
जो है वो पाई गई थी, लेकिन पूरे पोलिंग स्टेशन जो है पूरे हल्के के वहां पे भी ये वाकयात नाखुशगवार पेश आते रहे, फायरिंग के वाकयात होते रहे, पोलिंग का अमल भी मुतासिर होता रहा, जिसकी बुनियाद पे दोबारा अब नून लीग की दरखास्त मंजूर करते हुए पोलिंग तमाम हल्के में दोबारा करवाई जाएगी। जी ठीक है, ज़ीशान हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे डिटेल से। नवी चौधरी साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगी। जैसा कि आप फैसला आपने सुन लिया, 19 मार्च को दोबारा रिपोलिंग होगी। यहाँ पे नून लीग के जो मुतालबा था उसको तकवीत मिली है, क्या हुकूमत इस फैसले को तस्लीम कर लेगी? तो ज़ाहिर बाइंडिंग है, तस्लीम करना पड़ेगा। ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है, आईनी इदारे का, वो तो मानना पड़ेगा तफरीकों को। इसमें एक तशनगी है, अभी मैं भी निशान की बात सुन रहा था, थोड़ा सा हमें इंतजार रहेगा कि चूंकि इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज के अंदर वो एक चार्जशीट थी जिसमें ये बता दिया गया था कि हुकूमती मशीनरी के कौन कौन से ओहदेदार थे जो रास्ता तोड़ के निकल गए थे और गैर जिम्मेदाराना जो उनका जो बिहेवियर था वो सामने आया था। तो उस हवाले से भी इंतजार रहेगा हमें कि जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसके ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई कैसे होती है, ये उस वाले सिफारिश की जाती है। ठीक है, नवी चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा, ज़ीशान भट्टी भी हमारे साथ मौजूद है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं, पहले उनको सुन लेते हैं। के खिलाफ फैसला आना चाहिए, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये नहीं सामने आएगा कि हुआ क्या था और किसने कॉन्स्पिरेसी की थी, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, तो मेरा ख्याल है उस वक्त तक इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। और हम चाहते हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे हों। हमने रिक्वेस्ट की थी, डिमांड की थी कि जो हमने पूरी कौम ने देखा था, और आज मेरा ख्याल है जितना ज़्यादा 2018 के इलेक्शन का जो हमने शोर मचाया था, आज अल्लाह ताला ने पूरी कौम के सामने ये दिखाया कि 2018 में क्या कुछ होता रहा था। वो पूरे 270 हल्कों का इंतखाब था, आज एक हल्के का इंतखाब था, और पूरी कौम ने देख लिया कि ये किस हद तक जा सकते हैं। आज इन्होंने 20 उठाए थे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, अगर इनको उठाने होते तो ये 120 भी उठाते। और ये जो सिलसिला अभी रोका गया है, ये लड़ के जद्दोजहद करके लीडरशिप का, हजारों कारकुनों का, मरियम नवाज की आवाज जो उन्होंने उठाई जिस दिन से ये इलेक्शन हुए थे, वार्निंग दी गई, बार बार ये बताया गया कि जी ये क्या हरबे इख्तियार कर सकते हैं, हमने तो पहले ही बता दिया था। और आज इलेक्शन कमीशन के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने वो फैसला किया है जो पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाएगा, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला इससे पाकिस्तान में फ्यूचर के जितने भी इंतखाबात होंगे, अब होगा ना बाई इलेक्शन NA-75, फिर हम देखेंगे कि कौन इमरान खान और कौन उस्मान डार आके कोशिश करेगा ये इंतखाबात। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आराम से बैठ जाएंगे। हमारे जब इलेक्शन होगा, कैंपेन होगी और इलेक्शन का दिन होगा या उसके बाद काउंटिंग होगी, और फिर हमें अब एक और हमारी जिम्मेदारी होगी है कि हमने प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की भी प्रोटेक्शन करनी है कि वो जब निकलते हैं तो कहाँ जाते हैं। अब इनका मसला ये है कि ये फिर कोई सरप्राइज करेंगे, फिर इमरान खान साहब कुछ कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरह से धांधली की जाए। तो एक बार फिर अल्लाह ताला का शुक्र और हमारी लीडरशिप को मुबारकबाद, खास तौर पर मरियम नवाज साहिबा को, नवाज शरीफ साहब को, जिन्होंने पूरी कौम को एहसास दिलाया कि हम किस जगह खड़े हैं, और अगर हम लड़ के और इलेक्शन कमीशन जाके अपना फैसला नहीं करवाते हैं और जो इंसाफ की बुनियाद पर है, तो आज पूरी कौम ने देख लिया और अल्लाह ताला का शुक्रिया। और सबसे बड़ी जो मेरा ख्याल है जो इस NA-75 के जो उभर के सामने आए एज अ मेजर पॉलिटिकल लीडर, जो वहाँ की कैंडिडेट थी, मेरा ख्याल है वो अपने शुक्र का इजहार करेंगी आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र है उस परवरदिगार का जिसने आज हमें सुरखरू किया। ECP की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज इंसाफ के लिए, जिसके लिए हम डिमांड कर रहे थे, आज उसका फैसला हुआ। ये एक हिस्टोरिकल फैसला है जो आने वाले हर इलेक्शन में एक मिसाल और एक एग्जाम्पल सेट करके गया है। मुबारकबाद पेश करती हूँ NA-75 की आवाम को, जिसकी जंग मैंने लड़ी, आज उनको उनका हक मिला, आईनी और जमहूरी हक, जिसका हर पाकिस्तानी हकदार है। वो अपना वोट डाले और वो बगैर डरे
बगैर किसी प्रेशर में आए अपने हक का इस्तेमाल करें। मैं मीडिया की बहुत मशकूर हूँ, उन्होंने इस पूरे इलेक्शन कैंपेन से लेके आज तक एक जो हमारा हक सच की लड़ाई थी उसमें हमारा साथ दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी पार्टी लीडर्स की जिन्होंने मेरे पे एतमाद किया और आज तक मुझे सपोर्ट दी और हिम्मत दी कि मैं इन चोरों का, इन वोट चोरों का मुकाबला डट के कर सकूं, जो मैं आइंदा भी इंशाल्लाह करूंगी। मैं NA 75 डस्का को बहुत मुबारकबाद देती हूं कि जिन्होंने डंडे खाए, गोलियां सही, लेकिन फिर भी वोट कास्ट करने के लिए लाइनों में लगे रहे। तो डस्का मुबारकबाद, मुबारकबाद डस्का को। जबरदस्त। मरियम नवाज ने ये कहा था कि उनके पास ये सबूत है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के जो मातहत एजेंसियां हैं वो इस अगवा में मुलव्वस थी, प्रिजाइडिंग अफसरों के उनके पास सबूत है। तो क्या अब आप मुस्लिम लीग नून मसलियत के तहत वो सबूत पी जाएंगे या वो सबूत अब भी मंजर-ए-आम पे लाएंगे? मतीउल्लाह जान साहब, अगर हमने मसलियत करनी होती ना तो हम इस हद तक लेके भी ना आते अपनी जंग को। तो हमें किसी से डर खौफ नहीं है, लेकिन जब हम यहाँ खड़े होके इमरान खान का नाम लेते हैं जो कि सिलेक्टेड वजीर आज़म है, तो हमें कोई डर खौफ नहीं है। बिल्कुल सबूत देंगे जब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी इमरान खान के खिलाफ। अभी हम सबूत हाथ में ले रहा तो नहीं, पहला सबूत तो इलेक्शन कमीशन को हमने दे दिया और इलेक्शन कमीशन ने वो सबूत मान लिया। तो हमारी जंग की पहली फतह हमें हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, और इसी वजह से हम डिमांड करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि 2018 में किस तरह से हुकूमत को हमारे ऊपर इम्पोज किया गया था, कैसे सिलेक्ट करके बिठाया गया था उन सिलेक्टेड लोगों को। अगर एक हल्का इमरान खान साहब हार जाते तो मेरा नहीं ख्याल है कोई इतना बड़ा मसला होता, लेकिन ये अल्लाह ताला ने दिखाना था पूरी कौम को और वो उन्होंने दिखा दिया, एक्सपोज करना था, एक्सपोज हो गए थे। बताइए कि आप अभी मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन 3 मार्च के इंतखाबात में तो आपका 1 वोट तो कम हो चुका, 1 वोट कम हो गया। और ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इसका इशारा दिया था कि एक तो ये 3 मार्च की तैयारी का सिलसिला है कि जी 1 वोट जो इन्होंने देना था, 1 वोट का फ़र्क नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। सो हमें इतना अफसोस शायद नहीं होगा जब शाम को 3 मार्च के रिजल्ट आएंगे और हफीज शेख साहब का और PTI का जनाजा निकलेगा, तो उस जगह हमें 1 वोट की याद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि हमारे मुतालबे को तक़वियत मिली है और जो हम बोलते थे कि 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई है, आज इस फैसले ने साबित कर दिया कि 2018 के इलेक्शंस में भी धांधली हुई थी और ये सिर्फ एक हलका था और उस टाइम तमाम के तमाम हलकों में इस तरह के केसेस सामने आए थे। डस्का NA 75 का ये मामला था और इलेक्शन कमीशन ने फैसला, अपना महफूज फैसला सुना दिया है और पूरे हलके में दोबारा इलेक्शन करने का हुक्म जारी कर दिया है। अब इलेक्शन होंगे 18 मार्च को और डस्का में धांधली हुई है और इलेक्शन कमीशन ने इस मुतालबे को सच साबित कर दिया। मोहम्मद जुबैर का ये कहना था और नौशीन इफ्तिखार ने भी कहा कि डस्का को मुबारकबाद देना चाहूंगी, ये जीत मुस्लिम लीग नून की नहीं है बल्कि डस्का वालों की हुई है। तो आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर अभी कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि कौन कौन लोग जो इन्वॉल्व थे ये मालूम होना ज़्यादा ज़रूरी है और इस पर मैं जो है वो गुजारिश करता हूँ कि इन लोगों को सामने लाया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार नवीद चौधरी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर अभी आपके सामने है, फैसला भी आ गया है और मोहम्मद जुबैर भी गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने ये बात जो है वो रेज की है कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे यहाँ पे, ये मालूम होना ज्यादा जरूरी है। जी, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो प्रेस रिलीज जारी की थी, जिस प्रेस रिलीज के जरिए ये ऐलान किया गया था कि इंतखाबी नताइज मशकूक हैं, इसलिए नतीजे का ऐलान रोका जाता है, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि कौन कौन से सरकारी अहदेदार गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल का मुजाहरा करते रहे, उसमें क्लियर कट मेंशन था। इसके अलावा ज़ाहिर है ये मामला इंतखाबी सरदारी के हद तक महसूस नहीं है। अगर धांधली है और धांधली के दौरान फायरिंग के वाक़यात हैं जो कि अब एस्टेब्लिश हो चुका है, तो इसमें फौजदारी मुकदमात का जो एलिमेंट है वो भी बीच में आ गया। ज़ाहिर है क्रिमिनल केसेस होंगे, इसमें जो सियासी शख्सियात मुलव्वस हैं
उनका नाम भी सामने आना चाहिए। जो सरकारी अफसर मुलव्वस हैं उनका नाम भी सामने आना चाहिए। और तो कोई ये की जाती है जहाँ इतना बड़ा फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया है तो इसकी प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी और जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उनके नाम मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई मुश्किल है सामने लाने में, बहुत जल्द सामने आ सकते हैं। सिर्फ दिल की बात है और हाँ है कि वो नाम बाहर सामने आएंगे। ठीक है, नबी चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। वफाकी वज़ीर इत्तला शबली फराज मीडिया से बात कर रहे हैं, आइए उनकी तरफ उनको सुनते हैं। ज़राए होते हैं जो हुकूमत के पास जो एडवांटेज होती हैं हम उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारी जंग ही यही है, इमरान खान की जंग ही यही है कि हमने इदारों को जो कि पिछली हुकूमतों ने और बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जिसने कि हमेशा धांधली की, पैसे की और बदमाशी की सियासत को फरोग दिया और इनके अदवार में जिन जिन इलेक्शंस में फायरिंग्स हुई, लोग मरे, आज हम उनको भी उठाएंगे क्योंकि ये शिकस्त है उस माइंडसेट की जो कि अपने लिए जब फैसले उसके हक में आए तो वो उसको सही समझता है और मानता है, लेकिन जब वही इदारे इनके खिलाफ फैसला करें, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो अदालतें हो, उसको ये नहीं मानते। ये जो एक इनका तर्ज अमल है जिसमें कि जीतना भी इनका कबूल है, हारना इनको कबूल नहीं है, फैसला इनके मंशा से होने चाहिए, ये बादशाहत का जो इनका माइंडसेट है इसको हमने शिकस्त दी है और इंशाल्लाह आगे भी शिकस्त देंगे। क्योंकि हमारे लिए जो ज़्यादा अहम है वो ये है कि इदारे मुकम्मल तौर पे आज़ाद हों और वही इदारे इस जमहूरियत को, इस मुल्क की तरक्की को, अवाम की खुशहाली को, चाहे वो इंसाफ देने वाले इदारे हों या सर्विस डिलीवरी के इदारे हों, उनको आज़ाद होना चाहिए, न कि इनकी तरह कि अपनी पसंद के बंदे बैठाए, अपने हक में फैसले लिए और पूरे इदारों को तबाह कर दिया। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ये एजाज़ जाता है कि उन्होंने हमेशा छांगा मांगा से लेकर अब तक सियासत की, पैसे की सियासत की, धौंस की सियासत की, गुंडागर्दी की सियासत की, बदमाशी की सियासत की और उन्होंने इदारों को इस दौरान में तबाह कर दिया, जमहूरियत को कमज़ोर किया और अब जो है ये इस मौके पे अपने आप को ये समझते हैं कि इन्होंने कोई एक ऐसा कारनामा दे दिया है। हमें पता है कि राना सनाउल्लाह उधर क्या कर रहा था, हमें पता है कि वहाँ पे लतीफ़ जावेद कभी क्या कर रहा था, एहसन इकबाल क्या कर रहा था, ये सारे हक़ाइक़ अवाम के सामने हैं। और अगर हमने धांधली करनी भी होती तो जिस तरह कहा गया कि वज़ीराबाद जो कि साथ ही में इसी हलके का एक हिस्सा है तो हम उसको भी कर सकते थे और हमारा तो इनका जो था वो। शबली फराज इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं तालीमी इदारे मुल्क भर में 1 मार्च से मुकम्मल तौर पर खुलेंगे। इस सवाल से तलबा और वालिदैन क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। ऑनलाइन क्लासें हो रही थी उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, अभी ऐसे प्रॉपर क्लासें हो रही हैं उसमें सही समझ आ रहा है। पहली जो स्कूल खुलने का फैसला है इसलिए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमें बहुत खुशी हुई है स्कूल का, तो पहली को स्कूल पूरा खुल जाएंगे। अगर हिफाजती इक़दामात के तहत अगर स्कूल खुल रहे हैं तो फिर तो वेल एंड गुड है, फिर तो कोई मसला नहीं, हम इसको एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि ये हमारे बच्चों के और हमारे अपने फ़ायदे के लिए। जी 1 मार्च से जब से उन्होंने तालीमी इदारे खोले हैं इससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। ये कि घर बैठे हुए थे तो तालीम का काफ़ी सारा नुकसान होता हमें, तो ये है कि काफ़ी अच्छा हो गया, तालीमी इदारे खुल गए। ये पहले तालीम पे बड़ा हर्ज हो रहा था हमारे, अब अच्छा हो गया कि रोज़ आया करेंगे। पहले रूटीन भी ऐसे सेट नहीं हो रही थी, पढ़ाई वैसे हो नहीं रही थी जैसे होनी चाहिए। तो ये एक लिहाज से बहुत अच्छा इक़दाम है और इससे जो हमारी बच्चों की तालीम जो डिस्टर्ब हुई थी क्योंकि रेगुलर जा नहीं रहे थे, कोई एक तरीका कार नहीं था और कोरोना की वजह से पहले ही बहुत डिस्टर्ब है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अब ठीक है और बच्चे भी प्रॉपर स्कूल जाएंगे। हाँ ये बिल्कुल अच्छा फैसला है क्योंकि ऑलरेडी बच्चों का बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है पढ़ाई का, तो ये रेगुलर क्लासेस होंगी तो बच्चे जो हैं वापस अपनी पढ़ाई की तरफ आएंगे। और अगर रेगुलर करें हुकूमत ने मतलब स्कूल्स, तो मेरा ये कहना है कि बहुत अच्छा फैसला है क्योंकि इससे हमारी स्टडीज़ डिस्टर्ब नहीं होंगी, हमारा वो कोर्स जो हाफ रह गया वो हमारा कंप्लीट हो सकता है। मेरे ख्याल से जो हुकूमत ने फैसला किया टोटली एग्री विद दैट, क्योंकि जो है ना जब ऑल्टरनेट डेज थे तो कोई फोकस पूरा नहीं हो पा रहा था और पढ़ाई बहुत
براہ راست لے چلیں گے کراچی، جہاں پہ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ یہ فیصلہ ہوا کہ ہم ان تجربوں کا حصہ نہیں بنیں گے، اور صرف فیصلہ نہیں کیا، آج پاکستان کی 11 بڑی سیاسی جماعتیں جنہوں نے پچھلے الیکشن میں دھاندلی کے باوجود پاکستان میں 70% ووٹ لیا تھا، آج وہ ایک بات پر متفق ہیں، ہر فکر کی جماعت ہے، ہر سوچ کی ہے۔ ایسی جماعتیں بھی ہیں جن کو ہم پاکستان کے آج ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ پاکستان کا مستقبل صرف آئین پر چلنے میں ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ یہ مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے، یہ پی ایم کا بیانیہ ہے۔ تو میں جو میرے بھائی آج مسعود حسان صاحب، علی شیر مہر صاحب، لالا عبدالکریم کاکڑ صاحب، عبدالعزیز سمرو صاحب، محمد اقبال ارائی صاحب، جناب اسلام خان مہر صاحب، ضمیر حسین شاہ صاحب، ایڈوکیٹ شاہ نواز وسان صاحب، منظور خشک صاحب اور نذیر عوان صاحب اور دیگر بھی بھائی انہوں نے آج اس پیغام کو قبول کیا، اس سفر میں ہوئے، میں آپ کا بہت مشکور ہوں، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو کوئی مایوسی نہ ہو۔ یہ ہم پر لازم ہے، یہ اس جماعت پر لازم ہے کہ آپ اس جماعت میں شامل ہوئے ہیں، اس کے پیغام سے آپ نے اتفاق کیا ہے، اور انشاءاللہ یہی پیغام ملک کو حقیقی جمہوریت دے گا اور ملک کو ترقی دے گا۔ یہ بات تاریخ نے واضح کر دی ہے کہ اگر کسی ملک نے ترقی کرنی ہے تو اس نے جمہوریت کا سفر طے کرنا ہے۔ یہ ایک دن کا راستہ نہیں ہے، یہ کہ ایک رات کا معجزہ نہیں ہے، یہ ایک سفر ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے پڑوس میں دیکھ لیں، دنیا میں دیکھ لیں، جس ملک میں جمہوری نظام مضبوط ہوا اس ملک نے بالآخر ترقی کی۔ ہماری آج سب سے بڑی کمزوری یہ ہے۔ اس بلیٹن سے اتنا ہے۔ 24 نیوز باخبر 24 گھنٹے۔